हेलो फ्रेंड्स, ये गट चेक बुक का एक नेक्स्ट एपिसोड है। इसके राइटर हैं स्टीवन आर गंडरी। इस वाले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को हम कैसे रोक सकते हैं। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्यों और कैसे, इन सभी बातों का आंसर इस बुक में मिलता है। तो आइए इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को हम कैसे रोक सकते हैं। इस बुक के जो प्रीवियस एपिसोड हैं, उनसे हमें ये तो पता चल ही गया है कि हमारा माइक्रोबायोम कितना इम्पोर्टेंट है और हम उसको ठीक रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किस तरह से हमने अपने गट बडीज को बहुत ज़्यादा खाकर या कोई प्रोसेस्ड फूड खाकर या बार-बार एंटीबायोटिक्स लेकर डैमेज कर दिया है। गलत चीज़ें खाने से हमारा पूरा माइक्रोबायोम डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन यदि हम अपने गट बडीज का ध्यान रखें, उनको नरिश करें, ग्रो करने में हेल्प करें, तो वो हमारा ध्यान रखेंगे। इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि उनको कब और क्या दें या उनको क्या फीड कराएं ताकि वो ग्रो कर सकें। हम लोग खाते रहते हैं हर समय, इस वजह से गट बडीज और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। आई मीन देयर एबिलिटी टू जनरेट एटीपी यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल। जो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, वो उसको बनाने की एबिलिटी कम हो जाती है। इसको ऐसा समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक हाइब्रिड कार की तरह से है, जो एक फ्यूल से दूसरे फ्यूल पर स्विच करता है, जैसे कि हाइब्रिड कार करती है। यहाँ पर ग्लूकोज एक गैस है और हमारे अंदर जो फैट जमा हो जाता है, वो एक बैटरी की तरह से है, समझिए आप। तो वो कार दो तरह से चलती है, गैस से और बैटरी से। जब ग्लूकोज अवेलेबल होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसे यूज कर लेता है और एनर्जी बना लेता है। और जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, वाइल लिविंग द बैटरी अलोन टू चार्ज, उस समय हमारी बैटरी चार्जिंग भी होती है। यानी जो फैट है, वो बैटरी की तरह से आप समझिए। जब ग्लूकोज नहीं होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया उस फैट स्टोर्ड एनर्जी से काम चलाता है। यानी जब दिन में हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है, पर रात में बैटरी पावर ऑन हो जाती है। आफ्टर ऑल वी आर नॉट ईटिंग एट नाइट। रात को हालांकि हम सोते हैं, तो उतनी एनर्जी चाहिए भी नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया स्लो डाउन हो जाता है और स्लो बर्न पर शिफ्ट हो जाता है और बैटरी पावर को यूज करके हमारा सिस्टम रिपेयर करता है। हमारे जो फैट सेल्स हैं, उनमें जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, उनको माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्ड फैट को यूज करता है। सो ये एक हाइब्रिड सिस्टम है। फूड अवेलेबल तो ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज से काम चलता है, और फूड नॉट अवेलेबल तो फैट सेल्स जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि इस तरह से हम अपना वजन भी कम कर सकते हैं। यदि गट बडीज को गलत खाना मिलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी मींस मेटाबॉलिज्म को किस तरह से रिस्पॉन्स करना हो जब भी जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए। Metabolic flexibility is the ability to of the food to adjust the metabolism in response to change in energy demand और अवेलेबल फ्यूल। सो यदि प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं तो उससे गट को कुछ भी नरिशमेंट नहीं मिलता। इस तरह के फूड में रेजिस्टेंट स्टार्च और फाइबर नहीं होता। रेजिस्टेंट स्टार्च जो इंसुलिन के लेवल को मैनेज मैनेज करता है। जितना ज़्यादा हमारी बॉडी इंसुलिन को मैनेज मैनेज करेगी, उतनी ही ज़्यादा वो हाई ब्लड शुगर को हैंडल कर पाएगी और डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का खतरा कम हो जाएगा। सो गट बडीज़ के लिए ये प्रोसेस्ड फूड डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। प्रोसेस्ड फूड आर हाइपर
digested, leaving nothing for your gut buddies to ferment. इस तरह के फूड का सबसे बुरा पहलू ये है कि इनमें फ्रक्टोज होता है जो गट में एब्जॉर्ब हो जाता है और स्ट्रेट हमारे लिवर में चला जाता है। इससे सेरेमाइड्स और पेल्माइटेट्स बनते हैं जो काफ़ी हार्मफुल फैटी एसिड्स होते हैं और वो ब्लड में मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, फ्री फैटी एसिड्स और ग्लूकोज दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में एक साथ पहुंचकर सेल डैमेज करते हैं। ROS that damage your mitochondria यानी reactive oxygen species ROS and eventually lose metabolic flexibility। और जिस तरह से कैंसर या दूसरी क्रॉनिक बीमारियां हैं वो हमारी बॉडी में होने लगती हैं। पर अच्छी न्यूज़ ये है कि मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी को आप बचा सकते हैं इफ यू स्टार्ट फीडिंग योर गट बडीज नॉट ओनली द राइट फूड बट ऑल्सो लेस ऑफन। यानी खाना कम खाकर भी हम उनको बचा सकते हैं और राइट फूड खाकर। हमारी बॉडी हमेशा हमारी एनर्जी के हिसाब से डिसाइड करती है कि कब ग्रो करना है कब नहीं। जब एनर्जी ज़्यादा होती है तब सेल्स ग्रो करती हैं और जब एनर्जी नहीं होती है तो ग्रोथ रुक जाती है। टारगेट ऑफ रेपेमाइसिन यानी TOR जो एक सेंसर की तरह से होता है, इसके थ्रू सेल्स कम्युनिकेट करती हैं। जब TOR यानी टारगेट ऑफ रेपेमाइसिन सीम्स दैट देयर इज एनर्जी टू स्पेयर, जब TOR को ये लगता है कि थोड़ी एनर्जी बची हुई है तो ये IGF फैक्टर 1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो एक ग्रोथ हार्मोन है उसे एक्टिवेट कर देता है जिससे सेल्स ग्रो करती हैं। लेकिन जब TOR को लगता है कि एनर्जी कम है तो IGF-1 कम प्रोड्यूस होता है यानी ग्रोथ रुक जाती है। तो IGF-1 लेवल को मेजर करने से ये पता चल जाता है कि TOR कितना स्टिमुलेट हुआ हमारी बॉडी में। प्रॉब्लम ये है कि यदि हम खुद को ओवर फीड कराते हैं यानी बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा तो TOR को कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेशन करना पड़ता है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती और ये एक प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। ज़्यादा स्टिमुलेट होने की वजह से IGF-1 सेल्स को ग्रो करने को कहता है लेकिन वो हेल्दी सेल्स, ओल्ड सेल्स, डिसफंक्शनल सेल्स और कैंसर जो सेल्स हैं उनमें अंतर नहीं कर पाता, वो सभी बढ़ने लगती हैं और इसीलिए कैंसर ग्रो हो जाता है जो इलाज करने पर भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि IGF-1 का प्रोडक्शन कम हो या उसे थोड़ा सा ब्रेक मिले तो कैंसर सेल्स या तो रिपेयर होंगी या वो डिस्कार्ड होंगी, so they don't have a chance to grow. When more energy becomes available and IGF-1 increases again, इस तरह से कैंसर सेल्स ग्रो नहीं होंगी और डैमेज्ड या गलत सेल्स जो हमारी एजिंग का कारण बनती हैं या बीमारियां पैदा करती हैं वो भी ग्रो नहीं करेंगी। बॉटम लाइन ये है कि TOR यानी टारगेट ऑफ रेपामाइसिन को हर समय स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं होती। TOR को सप्रेस करके IGF-1 ऑटोफेजी इंड्यूस करता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है, लॉन्गेविटी बढ़ाता है, मेटाबॉलिक हेल्थ बूस्ट करता है। दिस इज व्हेन वी शुड बी सेंडिंग द सिग्नल्स टू आवर सेल्स थ्रू लो IGF-1 कि अभी एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो ग्रो मत करो and it's time to focus on cleaning and repair through autophagy। और इस तरह से ऑटोफेजी से क्लीनिंग और रिपेयरिंग होती है। साइकिल ऑफ ग्रोथ और रिग्रेशन ही बेस्ट फेज है। सिंपली यदि कहें तो IGF ऊपर जाता है तो सेल्स ग्रो करती हैं, सेल्स ग्रो एंड प्रोलिफरेट यानी तेजी से बढ़ती हैं एंड IGF-1 गोज डाउन तो फॉल्टी सेल्स आर क्लीन्ड अप और क्लियर्ड आउट। जब IGF-1 बढ़ता है
तो सिर्फ हेल्दी सेल्स ग्रो करती हैं। रिपीट ओवर एंड ओवर थ्रू आउट अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। आफ्टर ऑल इसीलिए अलग अलग मौसम होते हैं। मदर नेचर हमें अलग अलग मौसम में अलग अलग फल खाने को देती है। एंड सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए हमेशा। हालांकि आजकल पूरे साल हर तरह के फ्रूट्स मिलते हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से पकाए जाते हैं, जो कि बीमारी का घर है। इससे मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, वेट गेन और रैपिड एजिंग, कैंसर ग्रोथ और हमारा माइक्रोबायोम सब पे गलत असर पड़ता है और बेकार हो जाता है। तंजानिया के लोग हड़जा लोग होते हैं जो वेट सीजन में बेरीज और हनी खाते हैं और ड्राई सीजन में हंटिंग करते हैं और मीट खाते हैं। पूरे साल वो फाइब्रस ट्यूबर खाते हैं, जिससे उनका गट बायोम हेल्थ ठीक रहता है। इस तरह खाने से जब भी जो चीज़ सीज़न की हो, उसे खाने से कुछ बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म हो जाते हैं और दूसरे सीज़न में वो फिर से आ जाते हैं। यानी ये एक बैक्टीरिया की लुका-छुपी है या हाइबरनेशन कह सकते हैं। जब इनकी पसंद का खाना होता है तो ये गट में मौजूद रहते हैं और जब इनका फ़ेवरेट खाना नहीं होता है, तो उस समय ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इससे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि जिन लोगों के पेट के बैक्टीरिया में असंतुलन या डिसबायोसिस हो गया है, जो गड़बड़ी छिपे हुए हैं, उनको यदि ठीक से खाना मिले तो वो ठीक होकर बैलेंस बना सकते हैं। यू कैन गेट योर इकोसिस्टम बैक इन बैलेंस। खाना एक पर्टिकुलर टाइम पर ही खाना चाहिए। पूरा दिन बार बार खाते रहना सही नहीं होता है। स्मॉल मील्स ऑल डे लॉन्ग इज अ कंप्लीट एंड टोटल मिथ, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ डैमेज होती है। Mitochondria need a break at night to clean house and switch over to battery power. रात के समय जब मेलाटोनिन लेवल हाई होता है, तब माइटोकॉन्ड्रिया एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। लेकिन यदि बार बार खाना खाते रहेंगे तो हमारी सेल्स को सेल्स को ब्रेक नहीं मिलेगा एंड दे never have a chance to take a break and complete the cleanup process. नॉर्मली बॉडी कीटोन प्रोड्यूस करती है जो माइटोकॉन्ड्रियन अनकपलर की तरह से काम करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस खाने में के लगभग 8 घंटे के बाद शुरू होता है। When we give our body enough time without food, those ketones help our mitochondria repair themselves and multiply. हम ये भूल जाते हैं कि खाना पचाने की जो क्रिया है, प्रोसेस है, वो बहुत लंबी है। इसमें काफ़ी एनर्जी भी चाहिए। लेकिन यदि खाना बार-बार खाते रहेंगे तो गट वॉल को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। सो गट को क्लीनिंग के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। इससे गट वॉल रिपेयर का काम करेगी और यदि वो डाइजेशन में ही लगी रहेगी तो क्लीनिंग का काम वो नहीं कर पाएगी। मैमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन यानी एमटीओआर को सप्रेस या दबाने के कुछ अलग-अलग तरीके भी हो सकते हैं, लाइक एनिमल प्रोटीन का इंटेक को कम कर सकते हैं आप लोग। रेपामाइसिन जो एंटी एजिंग ड्रग है, वो भी एमटीओआर को सप्रेस करती है और मेटफॉर्मिन इज एक्चुअली एन एमटीओआर सप्रेसर मच लाइक रेपामाइसिन। इन दोनों से लाइफ स्पैन बढ़ता है। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक कंपाउंड है जो रेपामाइसिन का ही एक ऑल्टरनेट है, जो एमटीओआर सप्रेस करता है और गट बायोम को स्ट्रेस से बचाता है। फोर्थ है हमारा सेस्ट्रिन प्रोटीन, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह से काम करती है। ये सेल्स को डैमेज जो हो जाती हैं उनको रिपेयर करती है। पॉलीफिनोल जो गट बडीज का फेवरेट फूड है, सेस्ट्रीन को एक्टिवेट करता है। बेरीज, अनियन, ग्रेप्स, ब्रोकली एंड सिट्रस फूड स्ट्रांगली एक्टिवेट सेस्ट्रीन। कैंसर सेल को ये बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको रेपामाइसिन, सेस्ट्रीन और एमटीआर को सप्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, यदि आपका गट ठीक होगा। आपके गट बैक्टीरिया बहुत अच्छे, मजबूत और स्टेबल होंगे, रोबस्ट होंगे, तो आपकी हर चीज़ का वो ध्यान रखेंगे। आपको उन्हें सही टाइम पर सही खाना देना होगा।
अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ईटिंग साइकिल की। थैंक यू सो मच फॉर